हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब पे यूपी एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं कल आप लोगों को वस्त्र विज्ञान होम साइंस वस्त्र विज्ञान में आप लोगों को पढ़ा रही थी। यूपी टीजीटी का सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है, तो हमारा वस्त्र विज्ञान टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और कल मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही थी? वस्त्र विज्ञान पढ़ा रही थी। वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल, ठीक है। कहाँ पे मैंने छोड़ा था अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अर्थ एवं उत्पत्ति, ठीक है। हो गया, ठीक है। अर्थ एवं उत्पत्ति। मैंने आप लोगों को कहाँ से पढ़ाया था, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अर्थ एवं उत्पत्ति, ठीक है। अर्थ है उत्पत्ति और वस्त्र विज्ञान की आवश्यकता आवश्यकता और वस्त्र का विचार करवाया। वस्त्र का विचार कब आया? ठीक है। और दूसरा क्या था? वस्त्र विज्ञान की अवस्था, वस्त्र विज्ञान की अवस्थाएं लिख दिया। वस्त्र विज्ञान की अवस्थाएं, ठीक है। और क्या पढ़ाया था? वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति बोलिए या मूल उद्गम का सिद्धांत बोलिए या वस्त्र मनोवैज्ञानिक का आवरण का सिद्धांत, ठीक है। और वस्त्र विज्ञान का महत्व, वस्त्र विज्ञान का महत्व। और क्या था? वस्त्र
वस्त्र वस्त्र का चयन, ठीक है। और रेशों का वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण, ठीक है। एक लास्ट में है रेशों के गुण या विशेषता, गुण या विशेषताएं, ठीक है। मैंने आप लोग को इतना पढ़ाया था। अध्ययन, उत्पत्ति, वस्त्र विज्ञान की आवश्यकता, वस्त्र विज्ञान का विचार कब आया, वस्त्र विज्ञान की अवस्थाएं, वस्त्र विज्ञान। मैंने आपको ये हेडिंग की वाली मैंने छोड़ी थी, यहाँ से मैंने हेडिंग आपको डलवाई थी कि इस हेडिंग से हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हेडिंग डाल के मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज इसकी क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, मूल उद्गम का सिद्धांत, और वस्त्र विज्ञान का महत्व, वस्त्र का चयन, वस्त्र, ठीक है। ये हुआ हमारा वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, ठीक है। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, मूल उद्गम का सिद्धांत, मूल उद्गम का सिद्धांत बोलिए, या वस्त्र मनोवैज्ञानिक का आवरण का सिद्धांत बोलिए, ठीक है। आप ठीक है, आप हैं इसको ही बोलिए वस्त्र विज्ञान, आप इसको बोल सकते हैं वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, मूल उद्गम का सिद्धांत बोल सकते हैं। वस्त्र मनोवैज्ञानिक के होगा यहाँ पे, ठीक है। वस्त्र मनोविज्ञान के आवरण का सिद्धांत, ये आपको पढ़ाना है। ये कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ठीक है। एक हो गया हमारा लज्जाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। लज्जाशीलता का सिद्धांत हुआ। एक हो गया अलज्जाशीलता, अलज्जाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सुरक्षा का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, ठीक है। एक हो गया हमारा अलंकारिक सिद्धांत, अलंकारिक
सिद्धांत। ठीक है, हमारा ये वस्त्र विज्ञान के उत्पत्ति, मूल उद्गम का सिद्धांत, वस्त्र मनोविज्ञानी के आनंद का सिद्धांत, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको ये है कि हमारा पहले लज्जाशीलता का सिद्धांत आया। ठीक है, लज्जाशीलता में आया लज्जा शर्म पहले आया। ठीक है, पहले हमारा आया लज्जाशीलता, फिर इसको लज्जाशीलता को नकारा गया, फिर हमारा आया आलज्जा, आलज्जा में शर्म के लिए। ठीक, फिर शर्म को फिर नकारा गया, शर्म को नकारा गया कि जो हमारा वस्त्र व शर्म के लिए, तो शर्म को नकारा गया। फिर हमारा सुरक्षा का सिद्धांत आया। ठीक है, ये हमारा हो गया सुरक्षा। ठीक, सुरक्षा को हमारा स्वीकार किया गया। ठीक है, सुरक्षा को स्वीकार किया गया। जो हम कपड़े जो अपने तन को ढकते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक, हमारे शरीर की, हमारी शरीर की सुरक्षा होती है। हाँ, और अलंकारी सिद्धांत ये हमारा सजावट के लिए हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा सुरक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ओके, फिर अब आप लोगों को पढ़ाती हूँ रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण नहीं, अभी वो रेशों का वर्गीकरण ही पढ़ाएंगे। अब आप लोगों का वस्त्र विज्ञान का महत्व। ठीक है, वस्त्र अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही वस्त्र विज्ञान का महत्व। ठीक है, वस्त्र विज्ञान का महत्व। ठीक है, ये हेडिंग आपकी है। ये हुआ, सॉरी, वस्त्र आवरण के लिए, वस्त्र आवरण के लिए। ठीक है, नंबर 2 आया हमारा मौसम से सुरक्षा के लिए। मौसम से सुरक्षा के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए हो गया, और सौंदर्य वृद्धि के लिए हो गया एक, सौंदर्य वृद्धि के लिए व्यक्तित्व, और चौथा हो गया हमारा व्यक्तित्व सॉरी, इसको सही कर दे। व्यक्तित्व निर्माण के सहायक। ठीक है, और पहचान के रूप में, ठीक, औद्योगिक प्रयोग, और सातवां हो गया सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में। ठीक, ये हमारा हो गया सामाजिक प्रतिष्ठा।
आ रहा समझ में आप लोगों को? आप लोग को ना समझ में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग को जो हमारे नोट्स चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर सारे नोट्स हमारे भेज दिए गए हैं और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये है वस्त्र आवरण के लिए होता है। वस्त्र आवरण क्या होता है? जैसे आप जानते हैं प्राचीन काल में पहले मनुष्य हैं जो हमारे जानवरों की छाल, पेड़ों की छाल के कपड़ों से अपने तन को ढकता था, ठीक है, अपने तन को ढकता था। वो हमारा हो गया है वस्त्र आवरण के लिए, ठीक है। मौसम की सुरक्षा के लिए, मौसम की सुरक्षा का जैसे ठंडक होती है, ठंडक में है एकदम ऊनी वस्त्र पहनेंगे अपने मौसम, और ठंडक में तो ऊनी पहनेंगे तो ठंडा लगेगा। और गर्मी के लिए गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे तो हमारा ये हो गया कि मौसम से सुरक्षा के लिए हो गया, और सौंदर्य की वृद्धि के लिए, ठीक है। सौंदर्य वृद्धि जैसे कपड़े का प्रिंट और गले की डिजाइन मतलब अच्छी होगी ना तो व्यक्ति की स्वयं सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। जैसे गले की डिजाइन बहुत अच्छी हुई, प्रिंट अच्छा है, कलर अच्छा है, सब अच्छा है ना, तो हमारे व्यक्ति की सुंदरता स्वयं बढ़ जाती है। और व्यक्तित्व का निर्माण, जब कपड़ों से हमारा व्यक्तित्व भी पता चलता है, ठीक है। पहचान के रूप में होता है, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म से पहचान जाते हैं कि हाँ ये कौन है। अब जैसे मान लो कि आप स्कूल के कोई स्टूडेंट्स है तो बहुत लोग होते हैं ना, तो इस ड्रेस से भी पहचानते हैं हाँ ये बच्चा ये स्कूल का, इस कॉलेज का है, तो ड्रेस से भी पहचान होती है, ठीक है। वस्त्र से हमें पहचान होती है। और हमारा औद्योगिक प्रयोग होता है कि जैसे कि जो बड़े बड़े कारखानों में होते हैं ऐसे वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोई हानिकारक पदार्थ या कुछ भी चीजें होती हैं तो मतलब ऐसे वस्त्र पहन लिए जाते हैं कि जिससे कोई हानिकारक चीज हमारे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में, सामाजिक प्रतिष्ठा ये कि समाज में जाने से भी हमारे वस्त्र से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है। और ठीक है बच्चा पढ़ा, अब आप लोग को वस्त्र विज्ञान का चयन पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप लोग जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते चलिए और यही आप लोग पढ़िए, तो इसमें बहुत कुछ आएगा क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा ही रही हूँ। विज्ञान का चयन, और वस्त्र विज्ञान का चयन बोलो। वस्त्र का चयन लिख लीजिए, वस्त्र विज्ञान भी लिख लीजिए, वस्त्र चयन भी लिख लीजिए, तो ये होगा वस्त्र के चयन के आधार पे, ठीक है। वस्त्र के चयन के आधार पर, ठीक है। हमारा वस्त्र के चयन के आधार पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या होता है। ये होता है प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन। नंबर 2 होता है मैं लिखवा रही हूँ आप लोग को, कार्य क्षमता और टिकाऊपन, मौसम के अनुकूल, ठीक है। वस्त्र का रंग, ठीक है, हो गए 5, ठीक है। वस्त्र के चयन के आधार पे हमारा ये जो प्रयोजन है, ठीक है, प्रयोजन ये वस्त्र का चुनाव प्रयोजन द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और हमारा
कार्य क्षमता क्या होता है, जैसे वस्त्र खरीदते समय की कार्य क्षमता को ध्यान रखना चाहिए। टिकाऊपन, रंग प्रतिरोधी क्षमता, सुंदरता, डिजाइन, मतलब ये सब चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। और हमारा टिकाऊपन होता है, जब कपड़े खरीदेंगे तो हमें टिकाऊपन देखना पड़ता है कि कपड़ा मजबूत है कि नहीं है। जैसे कपड़े तो बार बार खरीदे नहीं जाते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनको खाने की रोटी नहीं होती तो रोज कपड़े कहाँ खरीद पाएंगे, है ना। तो टिकाऊपन देखना पड़ता है। और मौसम के अनुकूल, जैसे जैसे मौसम होता है वैसे हमें मौसम के प्रति हमें कपड़े पहनने चाहिए। जैसे जैसे मौसम होगा, जैसे गर्मी है तो गर्मी जैसे कपड़े पहनेंगे, कॉटन के पहनेंगे, है ना। और ठंडक है तो हमें ऊनी कपड़े पहनने होते हैं। और हमारा वस्त्र का रंग का चयन ये होता है कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जब बूढ़ा वृद्धा है तो उनको ये हिसाब से देखना पड़ता है कलर कैसा क्या उनके पास सही लगेगा, तो हमें ये भी चयन करना पड़ता है कलर का। हाँ, और जैसे है किसके जो इंसान काला है तो उसके पर कलर कैसा सही लगेगा, है ना। तो ये सब चीज देखना होता है, ठीक है। ये पर हो गया। अब आप पढ़ाएंगे आप लोगों को रेशों का वर्गीकरण, ठीक है। रेशों का वर्गीकरण यहां से पढ़े। रेशों का वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण, ठीक है। रेशों का वर्गीकरण हमारे दो भागों में बांटा गया है। लंबाई, चलो इसको मैं साफ कर देती हूँ। लंबाई के आधार पे, ठीक। एक लंबाई के आधार पे हो गया, एक हुआ हमारा स्रोत के उद्गम बोलिए या इसको मैं सही कर देती हूँ, हौच पौच हो जाता है, प्राप्ति के आधार पे, ठीक है। लंबाई के आधार पे हो गया और एक हमारा स्रोत और उद्गम और प्राप्ति के आधार पे हो गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में बता रही हूँ, एक एक करके बता दूंगी आपको। दिख रहा है ना आप लोगों को, एक तरह से लिखती, ये हो गया, ठीक है। एक हमारा आ गया यहाँ पे है लघु आकार तंतु, लघु आकार तंतु, ठीक है। लघु आकार तंतु हो गया। एक हमारा हो गया दीर्घाकार तंतु, ठीक है। एक हमारा हो गया लघु आकार तंतु है और एक हमारा हो गया दीर्घाकार तंतु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेपल, ए है ये, ठीक है। स्टेपल फाइबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिलामेंट फाइबर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेपल फाइबर, लघु आकार, इसको बोलते हैं लघु आकार तंतु और इसको इंग्लिश स्टेपल
फाइबर बोलते हैं, इसको दीर्घाकार तंतु फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, चलिए फिर पढ़ा रही हूँ। इसको बोलते हैं रेशों की लंबाई। इसमें रेशों की लंबाई छोटी होती है। ठीक है, रेशों की लंबाई मतलब इसकी रेशों की लंबाई छोटी होती है। ठीक, इसमें आते हैं सभी प्राकृतिक जगत के रेशे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं और सिर्फ रेशम को छोड़कर। ठीक है, मैं आगे सब पढ़ाऊंगी आप लोगों को, सिर्फ रेशम को छोड़ के। ठीक है, सिर्फ रेशम को छोड़ के। और ये है जो हमारा ये है ना लघु आकार तंत्र जो है वो हमारा, ये हमारा यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हमारा मापन जो इसका होता है, इसका जो मापन होता है सेंटीमीटर या इंच में किया जाता है। ठीक है, इंच में होता है। ठीक, लघु आकार तंत्र जो स्टेपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेपल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इसको रेशो, ये क्या है, रेशो की लंबाई छोटी होती है, इसकी ना रेशो की लंबाई छोटी होती है। सभी प्राकृतिक जगत के रेशे इसी अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिर्फ रेशम को छोड़ के। अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगी, स्रोत या उद्गम की प्राप्ति के आधार पे पढ़ाऊंगी, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं पढ़ा रही हूँ इसका दीर्घाकार का। फिलामेंट फाइबर क्या होता है, फिलामेंट फाइबर क्या होता है ये भी मैं बता रही हूँ कि इसके मतलब लंबे रेशे होते हैं, ये ना लंबे रेशे। ठीक है, लंबे रेशे होते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे बताती हूँ, लंबे रेशे होते हैं और इसका मतलब, और इसका मापन जो है मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका मापन जो है मीटर द्वारा किया जाता है। इसमें है कृत्रिम रेशे, फिलामेंट फाइबर के उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है तथा रेशम भी फिलामेंट फाइबर है। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो दीर्घाकार है, जो हमारा दीर्घाकार है, ये लंबे रेशे होती, इसका मापन है हमारे मीटर द्वारा होता है। और जो कृत्रिम रेशे फिलामेंट फाइबर के उदाहरण हैं, जो जितनी कृत्रिम रेशे अभी पढ़ाएंगे, स्रोत या उद्गम के आधार पर जो पढ़ाएंगे, अभी आप लोग को आगे सब पढ़ाएंगे, ये हमारे और रेशम भी हमारा फिलामेंट फाइबर है। ठीक है, रेशम जो है हमारा फिलामेंट फाइबर है, दीर्घाकार। ठीक है, रेशम भी हमारा दीर्घाकार है।
इसे आगे आप लोगों को समझ में, जो हमारे जो दीर्घाकार तंतु है लंबे रेशे होते हैं, ठीक है। और मापन इसका है मीटर द्वारा किया जाता है। और कृत्रिम रेशे फिलामेंट फाइबर के उदाहरण हैं। और रेशम भी हमारा फिलामेंट फाइबर में आता है दीर्घाकार में। जो लंबे रेशे ना बता रही है, लंबे रेशे, तो ये हमारा ये है रेशम फिलामेंट फाइबर, ठीक है। अब हम आप लोगों को, अब ये है कि हमारा ये तो हो गया। अब इसका है दीर्घाकार, मतलब अब तो इसका पढ़ लिया ना। दीर्घाकार है, दीर्घाकार भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार का, इसको रफ करती हूँ तो मैं बताती हूँ आप लोग को। आप यहीं पे लिख लीजिएगा। दीर्घाकार जो हमारा है, दीर्घाकार तंत्र जो है, इसको फिलामेंट फाइबर कहते हैं, ठीक है। इसको भी हमारा है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, ठीक है। दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होते हैं, चलो मैं भी ये भी आपको बताती हूँ। एक रेसी, ठीक है। एक रेसी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोफिलामेंट, ठीक है। एक ही रेशे को बोलते हैं मोनोफिलामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बहुरेशी, ठीक है। बहुरेशी हो गए। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? है मल्टी फिलामेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट। और मैं इसको बता रही हूँ कि ये क्या होता है। तो इसमें एक ही प्रकार के लंबे रेशों को मिलाकर मोनोफिलामेंट कहते हैं। मोनोफिलामेंट कहते हैं या बनाते, एक ही प्रकार के लंबे रेशे मिलाकर मोनोफिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। इसमें क्या होगा? मल्टी फिलामेंट, इसको भी बता रही हूँ। कई प्रकार के लंबे रेशे को मिलाकर मल्टी फिलामेंट बनता है, ठीक है। मल्टी फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है। हमारे ये दीर्घाकार तंतु जो है, ये दीर्घाकार तंतु प्रकार के होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट फाइबर, ठीक है। ये इसके दो प्रकार होते हैं। एक रेशी, इसको मोनोफिलामेंट बोलते हैं। बहुरेशी, इसको मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। एक ही प्रकार लंबे रेशे को मिलाकर मोनोफिलामेंट बनाया जाता है, ठीक। मल्टी फिलामेंट क्या होता है कि कई प्रकार के लंबे रेशे को मिलाकर मल्टी फिलामेंट बनाया जाता है। ओके, ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताया था ना, अभी दोस्त जी बताए हैं कि एक हमारा है लंबाई के आधार पे हुआ,
तो लंबाई के आधार पे हमने देखा, ठीक है। अब हम स्रोत के आधार, उद्गम और प्राप्ति के आधार पे देखते हैं। स्रोत, उद्गम, प्राप्ति के आधार पर। ये वाली हेडिंग है हमने डाल दी। अब कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल के रखिए, फिर कल हम आपकी क्लास लेते हैं। ओके।